आज का ये हमारा सेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे होने वाला है। आज के सेशन में हम टॉप मोस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 120 एमसीक्यूज होंगे। ये क्विक रिवीजन सेशन होगा। ये किसी भी लॉ एग्जाम में जिसके भी सिलेबस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होगा, उन सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप एलएलएम एंट्रेंस हो जाए या फिर हमारा जुडिशियरी हो जाए, यूजीसी नेट है, कोई भी है, जो भी एग्जाम हो लॉ से रिलेटेड जिसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी पोर्शन मिस ना हो सके, ताकि आपको एग्जाम में कोई रिग्रेट ना रह जाए। इस सेशन में इजी, मॉडरेट, टफ सारे ही क्वेश्चंस को लिया गया है। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सबको डिस्कस किया गया है। तो चलिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इन तक नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आपसे कोई भी पोर्शन, कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। आप हमसे किसी अदर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, 1872। और ये एक्ट नंबर कौन सा है? तो ये एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा, ये जो 9 इसे हम इंस्टीट्यूट नंबर भी कहते हैं। इसे ये जो एक्ट नंबर 9 है 1872 का, ये किसी अदर एक्ट का नंबर नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे आइडेंटिटी नंबर भी कहते हैं। एनफोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872। एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 ये एक्ट है हमारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस सेशन में हम जितने भी सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे उस सारे सेक्शंस को आप टिक कर लेना अपने बेयर एक्ट में, और उसके मार्जिनल नोट को, उसके दृष्टांत को जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि मार्जिनल नोट से भी कई बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं और दृष्टांत से तो जरूर बनाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, बीएनएस के, इन सबसे आपके दृष्टांत से भी क्वेश्चन होंगे। तो इस सेशन में हम जितने भी सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे उसको आप जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। साथ ही इसमें हम कई केस लॉज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो उन सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो चलिए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए कंसिडरेशन, बी एडिक्वेट कंसिडरेशन, पर्याप्त प्रतिफल, सी लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल, डी है वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मूल्यवान प्रतिभूति। तो इसमें से कौन सा है जो संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन जो है ये संविदा के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अंडर द फॉलोइंग प्रोविजंस रिलेटेड टू वाइड एग्रीमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमें इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, जो भी हमारा सिचुएशन दिया गया है उसको। देखते हैं हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत शून्य करार से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमारा जो दिया गया स्टेटमेंट वो क्या है? फर्स्ट, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, विवाह अवरोधक करार। सेकेंड है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, विधिक कार्यवाही अवरोधक करार। थर्ड है हमारा एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार अवरोधक करार। फोर्थ है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, प्रतिफल के बिना करार। और लास्ट हमारा एग्रीमेंट विच इज एम्बिगुअस एंड अनसर्टेन करार, जो अस्पष्ट तथा अनिश्चित है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें से हमें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे सजाना था और जो कोड है उससे हमें सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन संविदा के उल्लंघन के परिणाम है? यहाँ भी हमारा कोड से आंसर लेना है। तो देखते हैं पहला क्या है हमारा, कि डैमेजेस इज ऑर्डिनरी कोर्स, सामान्य क्रम में क्षति। सेकेंड है रिमोट डैमेजेस एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस, दूरस्थ क्षति और साधारण क्षति। थर्ड is stipulation by way of penalty is given in contract, then penalty is a consequence। यदि संविदा में दंड के रूप में शर्त दी गई है तो दंड एक परिणाम है। वो लास्ट है हमारा, इन क्वांटिफाइंग डैमेजेस द इनकन्वीनियंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस हैज टू कंसिडर। क्षति की मात्रा निर्धारित करते समय गैर प्रदर्शन की असुविधा पर विचार किया जाना चाहिए। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें ऑप्शन जो कोड में दिए गए हैं उससे हमें सही आंसर चूज करना है कि ऊपर के स्टेटमेंट में से कौन कौन सा हमारा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी ओनली, बी है हमारा ऑप्शन ए सी एंड डी ओनली, एंड ऑप्शन सी है डी बी सी ओनली, एंड ऑप्शन डी है हमारा बी सी डी ओनली। तो इसमें से जो सही है वो हमारा कौन सा होगा? यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, ए सी एंड डी, ए सी डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन
कॉन्ट्रैक्ट। संविदा के निर्माण के संदर्भ में प्रस्ताव की स्वीकृति का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए, अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर एन ऑफर इज एक्सेप्टेड। संविदा केवल प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद ही बनाया जाता है। ऑप्शन बी है, कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर एन ऑफर इज रिजेक्टेड। प्रस्ताव के अस्वीकृत होने के बाद ही संविदा बनाया जाता है। ऑप्शन सी है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्रिएटेड आफ्टर एन ऑफर इज एक्सेप्टेड। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद संविदा नहीं बनाया जाता। एंड लास्ट ऑप्शन डी है, कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर एन ऑफर इज रिवोक्ड। प्रस्ताव निरस्त होने के बाद ही संविदा बनाया जाता है। यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। हम यहाँ साथ साथ डेफिनेशन भी देखते जाएंगे। तो ये जो है हमारा प्रस्ताव, ये हमारा कहाँ डिफाइन है? ये हमारा सेक्शन 2 क्लास ए में डिफाइन है। एंड ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारा कहाँ डिफाइन है? ये हमारा डिफाइन है सेक्शन 2 के एच में। तो हमारा प्रस्ताव जो प्रपोजल है वो उसका डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लास ए में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा कहाँ डिफाइन है? तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेक्शन 2 क्लास एच में डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 lays down the rights and obligation of the parties to a wordable contract after it is rescinded। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा शून्यकरणीय संविदा को निरस्त किए जाने के पश्चात पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 63, ऑप्शन बी सेक्शन 64, ऑप्शन सी सेक्शन 65 एंड ऑप्शन डी है सेक्शन 66। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक्शन 64। आप सेक्शन नोट डाउन करते जाइएगा। ये जो सेक्शन 64 है इंपॉर्टेंट है। इसका आपका मार्जिनल नोट क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इन सारे सेक्शंस के मार्जिनल नोट को जरूर याद रखना। इसमें क्या होता है कि जो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसका रेसिशन हो जाता है तो आफ्टर रेसिशन वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वो वाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ पी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव्स सी दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स बाय लॉ ओनली व्हेन ए एक संविदा करता है बी के साथ जो बी का घोड़ा खरीदने के संबंध में होती है। यदि ए सी के बाद उत्तरजीवी है तो ये संविदा लागू होगी जब, कब लागू होगी ये? ऑप्शन ए, सी डाइज इन लाइफ टाइम ऑफ ए, सी की मृत्यु ए के जीवन काल में होती है। ऑप्शन बी है, ए डाइज इन लाइफ टाइम ऑफ सी, ए की मृत्यु सी के जीवन काल में होती है। ऑप्शन सी है, ए एंड सी बोथ डाई, ए और सी दोनों की मृत्यु हो जाती है। एंड ऑप्शन डी है, डी डाइज इन लाइफ टाइम ऑफ ए, बी की मृत्यु ए के जीवन काल में होती है। तो ये कब होगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जब सी की मृत्यु ए के जीवन काल में होती है। और ये हमारा कहाँ दे रखा है? ये हमारा सेक्शन 32 में दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा सेक्शन 32 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दृष्टांत है। और ये कौन सा दृष्टांत है? दृष्टांत ए है। मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बीएनएस इन सबके दृष्टांत से जरूर क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में। तो लीजिए आपका सेक्शन 32 इंपोर्टेंट है, इसके आप दृष्टांत को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट विल बी, एक संविदा पर भारत में परिवर्तनीय विधि संबंधी भूल का क्या प्रभाव होता है? और संविदा क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए नॉट वाइड, बी नॉट वाइडेबल, सी वाइडेबल, डी वाइड। तो संविदा क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये वाइडेबल नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये हमारा कहाँ दिया गया है? ये हमारा सेक्शन 21 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। ये हमारा सेक्शन 21 का मार्जिनल नोट है, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। तो यहाँ पे जो है वो हमारा वाइडेबल नहीं होगा। ये जो हमारा है सेक्शन 21 के प्रोविजंस के फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है कि ये वर्डेबल नहीं होगा, नॉट वर्डेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत संविदा भंग होने पर व्यथित पक्षकार को क्या उपचार उपलब्ध है? ऑप्शन ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, संविदा का विशिष्ट पालन। ऑप्शन बी इंजंक्शन, व्यादेश। ऑप्शन सी डैमेजेस, नुकसानी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्या प्राप्त है उन्हें? क्या दिया जाता है? तो डैमेजेस दिया जाता है, ऑप्शन सी। और ये चीज हमारा कहाँ दे दिया गया है? सेक्शन 73 में दिया गया है। संविदा भंग होने पर क्या दिया जाता है? एग्रीव्ड पर्सन को डैमेजेस दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री एग्रीमेंट विल बी, अगर सहमति जब स्वतंत्र नहीं है तो करार क्या होगा? ऑप्शन ए वाइड, बी इलीगल, सी वाइडेबल, डी वाइड और वाइडेबल, सुनने या सुनने या सुनने करनी है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी वाइडेबल होगा। जब हमारा सहमति ही स्वतंत्र नहीं है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा एग्रीमेंट है वो हमारा वाइडेबल हो जाएगा, सुनने करनी हो जाएगा। तो यही चीज जो है कि जब हमारा सहमति स्वतंत्र नहीं है तब करार क्या होगा, ये हमारा सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्योरी ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ, अन्यायपूर्ण समृद्धि के सिद्धांत का आधार क्या है? ऑप्शन ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सी इन्फोर्समेंट ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट टू रिस्टोर द बेनिफिट, लाभ की बहाली के लिए, और वेस्ट संविदा का प्रवर्तन, ऑप्शन डी है ग्रेट्यूटस कॉन्ट्रैक्ट, अनुग्रहिक संविदा। तो यहाँ जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अनजस्ट इनरिचमेंट का जो फाउंडेशन है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट हमारा केस लॉज भी है। वो केस लॉ हमारा क्या है? मोसेस वर्सेस मैकफर्नाल का एक केस है यहाँ पे, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें एक हमारे जस्टिस हैं लॉर्ड मैन्सफील्ड, जिनके द्वारा क्या किया गया, सर्वप्रथम यह सिद्धांत आया था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट का सिद्धांत है वो मोसेस वर्सेस मैकफर्नाल के केस में लॉर्ड मैन्सफील्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इज डिफाइंड अंडर, ये जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है वो कहाँ डिफाइन है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लाउज बी, ऑप्शन बी है सेक्शन 3 क्लाउज ई, ऑप्शन सी है सेक्शन 2 क्लाउज एफ, एंड ऑप्शन डी है सेक्शन 2 क्लाउज सी। तो ये हमारा सेक्शन 2 एफ में डिफाइन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एम्स एट, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कंसोलिडेटिंग द लॉ, संविदा विधि का संग्रह, ऑप्शन बी है डिफाइनिंग एंड अमेंडिंग सम पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि के कुछ भाग की परिभाषा एवं संशोधन, ऑप्शन सी है कोडिफाइंग द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि का संहिताकरण, ऑप्शन डी है रिपेलिंग द यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, व्यापार संबंधी प्रथा एवं रीति का निरसन करना। तो क्या है इसका उद्देश्य इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का? तो इसका उद्देश्य है डिफाइन करना, अमेंड करना सम पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये चीज कहाँ दिया गया? ये चीज हमारे प्रियम्बल में दिया गया है। किसके प्रियम्बल में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द एक्सेप्टर इज कंप्लीट व्हेन, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब, ऑप्शन ए इट इज पुट इन कोर्स और ट्रांसमिशन, पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है, ऑप्शन बी इट इज पुट ऑन इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रोपोजर, पारेषण के अनुक्रम में प्रस्तावक को कर दी जाती है, ऑप्शन सी है इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोपोजर, यह प्रस्तावक के ज्ञान में आती है, एंड ऑप्शन डी है हमारा इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, यह प्रतिग्रहिता की शक्ति की परे होती। तो कब होती है संपूर्ण मानी जाती है प्रतिग्रहिता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना? तो तब मानी जाती है जब यह प्रस्थापक के ज्ञान में आती है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और ये कहाँ दिया गया? ये हमारा सेक्शन 4 में दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेलमेंट ऑफ द गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस इज कॉल्ड, किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूत के रूप में माल का उपनिधान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन इंडेमनिटी, बी गारंटी, सी मॉर्गेज, डी प्लेस। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा प्लेस कहलाता है, ऑप्शन डी सही है। और ये सेक्शन 172 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, किसी प्रस्ताव को वचन में संप्रवर्तित करने के लिए स्वीकार होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारा कुछ सिचुएशन दिया गया है, चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा एब्सोल्यूट अत्यंतिक होना चाहिए, ऑप्शन सिचुएशन बी है अनक्वालिफाइड अभिशोषित होना चाहिए। थर्ड है कंडीशनल सशर्त होना चाहिए। फोर्थ है रैंडम यादृच्छिक होना चाहिए। और लास्ट एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, कुछ प्रायिक और समुचित तरीके में अभिव्यक्त होना चाहिए। इसमें से कौन कौन सा हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, ए बी एंड ई वनली। एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, और साथ ही एक्सप्रेस्ड होना चाहिए इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है।
और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है, ये चीज हमारा सेक्शन 7 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग in statutory provisions and first comes basis as per the Indian Contract Act 1872। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार सर्वप्रथम के आधार पर लागू किए जाने के क्रम में निम्नलिखित विधिक उपबंधों को व्यवस्थित कीजिए। पहला है एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के कारण शून्य करार। सेकेंड है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रमुख ऋणी की निर्मुक्ति अथवा उन्मोचन से प्रतिभू की निर्मुक्ति। थर्ड है रिलीज ऑफ वन को सिक्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स, सह प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्य को उन्मोचित नहीं करती। फोर्थ है को सिक्योरिटीज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, समान ढंग से योगदान करने हेतु तय सह प्रतिभू। एंड लास्ट है राइट्स ऑफ सिक्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस, भुगतान अथवा निष्पादन पर प्रतिभू का अधिकार। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो यहाँ सही है, ऑप्शन बी, ए बी सी ई डी, यानी हमारा पहले फर्स्ट ए आएगा, देन बी, देन सी, देन हमारा ए आएगा और लास्ट हमारा डी आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन बी। और अब हम जो सिचुएशन दिया गया है जिसको हमें ऑर्डर में सजाना था, उसमें हम देख लेते हैं कि कौन चीज किस सेक्शन में दिया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट है कि एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, ये हमारा कहाँ दिया गया, ये हमारा सेक्शन 29 में दिया गया है, सेक्शन 29 में दिया गया। और सेकेंड है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ये हमारा कहाँ दिया गया है, ये हमारा दिया गया है सेक्शन 134 में। एंड थर्ड जो है रिलीज ऑफ वन को सिक्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स, ये हमारा दिया गया है कहाँ, सेक्शन 138 में दिया गया है। और ये को सिक्योरिटी इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, ये हमारा सेक्शन 140 में दिया गया है। एंड लास्ट जो है हमारा कि राइट ऑफ सिक्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस, ये हमारा कहाँ दिया गया, ये हमारा सेक्शन 146 में दे रखा है। एंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, उपनिधान संविदा के मामले में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है। तो कौन कौन से कथन सही है यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो, द पर्सन वॉज डिलीवर्ड द गुड इज कॉल्ड द बेली, माल का परिधान करने वाले व्यक्ति को उपनिहिति कहा जाता है। सेकेंड, इफ द बेली डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ बेलमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, यदि उपनिहिति कोई ऐसा कृत्य करता है जो उपनिधान के असंगत है तो संविदा शून्य हो जाती है। थर्ड है ग्रेट्यूटस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड बाय डेथ ईदर ऑफ द बेलर और ऑफ द बेली, अनुग्रहिक बिना प्रतिफल का उपनिधान उपनिहिति उपनिधानी की मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप प्रवेशित हो जाता है। फोर्थ, द बेली इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ गुड्स बेल, उपनिहिति का कर्तव्य है कि वह उपनिधान किए गए माल का ध्यान रखे। लास्ट है बेली हैज नो जनरल लियन, उपनिहिति का कोई सामान्य लियन यानी कि धारणाधिकार नहीं होता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन ए है ए बी एंड सी वनली, ऑप्शन बी है डी एंड ई वनली, ऑप्शन सी है बी एंड सी वनली, ऑप्शन डी है सी एंड डी वनली। तो यहाँ पे जो हमारा सही है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सी एंड डी जो है स्टेटमेंट वो हमारा सही है। और ये हमारा कहाँ दिया गया है, तो ये हमारा सेक्शन 151 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विथ एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ। क्या दे रहा है, रिक्त स्थान में विधि का सही उपबंध भरे। स्टेटमेंट क्या है, इट इज डैश वेदर द इंडियन पिनल कोड 14 of 1860 इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोर्सन इज इम्प्लाइड। यह डैश है कि राज्य जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है वहाँ भारतीय संहिता प्रवृत्त है या नहीं। ऑप्शन ए इमटेरियल तत्वहीन, बी तात्विक, सी नॉट मटेरियल तात्विक नहीं, डी टू बी असर्टेन सुनिश्चित किया जाना। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे यह तत्वहीन है। ऑप्शन ए सही है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है, कोर्सन यूज किया जाता है, वहाँ आईपीसी प्रवृत्त है या नहीं, इन्फोर्स है या नहीं, कोई मायने नहीं रखता, ये इमटेरियल है, तत्वहीन है। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया, ये चीज हमारा सेक्शन 15 है, जिसके सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, स्पष्टीकरण में दिया गया है ये चीज।
और सेक्शन 15 में ही हमारा कोर्सन डिफाइन भी किया गया है। सेक्शन 15 में ये कोर्सन का डेफिनेशन भी दिया गया है। तो यहाँ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर इमेटेरियल हो जाएगा, तत्वहीन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एन ऑप्शन टू परचेज लैंड वाज एक्सरसाइजेबल बाय नोटिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस it was held that the mere posting of the notice which was never delivered was not a valid exercise of the option। जहां सूचना देकर भूमि का क्रय किया जाता हो, निम्नांकित में से किस वाद में यह व्यवस्था दी गई थी कि केवल डाक से सूचना भेजा जाना जिसका परिधान कभी नहीं हुआ हो वह विकल्प का वैध प्रयोग नहीं है। कौन सा केस है इससे रिलेटेड? ऑप्शन ए है रामदास चक्रवर्ती वर्सेज कॉटन गिलिंग कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन बी है जेके इंटरप्राइजेज वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। ऑप्शन सी है हाइट वर्सेज रेंज एंड ऑप्शन डी है होवेल सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेज ह्यूज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी होगा। And next question है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted, जब कोई व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया जाता है उस पर अपनी सहमति देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर क्या होगा? ऑप्शन ए बिकम्स एन एग्रीमेंट, ऑप्शन बी बिकम्स अ प्रॉमिस, ऑप्शन सी बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी बिकम्स अ कंसिडरेशन। तो इकरार हो जाता है, वचन हो जाता है, संविदा हो जाता है, प्रतिफल हो जाता है, ये हो क्या जाता है? तो ये हमारा क्या हो जाता है? बिकम्स अ प्रॉमिस, ये वचन हो जाता है। ऑप्शन बी सही है। और ये हमारा कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 के क्लास बी में दिया गया है प्रॉमिस का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ को सिचुएशन दिया गया है और नीचे हमारा आंसर है ऑप्शंस के में, और यहाँ नीचे हमारा ऑप्शंस दिया गया है कि कौन सा आंसर सही है। तो पहला सिचुएशन है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। बिना प्रतिफल का करार एक शून्य संविदा है। सेकेंड एन एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। विवाह को रोकने संबंधी करार एक शून्य करणीय करार है। थर्ड है, एन अनमीनिंग एग्रीमेंट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। बिना अर्थ का करार एक शून्य संविदा है। फोर्थ है, एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। संभव कार्यों को करने संबंधी करार एक शून्य करणीय संविदा है। लास्ट, एन एग्रीमेंट इज रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। विधिक कार्यवाही का रोक संबंधी करार एक शून्य संविदा है। यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी है, वो सही है। ए सी एंड ई, ई सही है, सी सही है एंड ए सही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से कौन सा कथन हमारा गलत है? तो ये देखना है। तो पहला है हमारा, एक कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड वेयर द एक्चुअल एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। संविदा विफल हो जाती है जब संविदा का वास्तविक एवं विशिष्ट विषय क्षेत्र अस्तित्वहीन हो जाता है। सेकेंड है, कॉन्ट्रैक्ट विल फ्रस्ट्रेट वेयर सर्कमस्टांसेस अराइज which make the performance of the contract impossible in the manner contemplated। संविदा विफल होगी जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो अपेक्षित ढंग से संविदा के निष्पादन को असंभव बनाती है। ऑप्शन सी है, कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्ड पर्सनल परफॉर्मेंस बाय प्रोमिसर इज फ्रस्ट्रेटेड ऑन द डेथ ऑफ द प्रोमिसर। संविदा जिसमें वचनदाता द्वारा व्यक्तिगत निष्पादन आवश्यक होता है वचनदाता की मृत्यु पर विफल हो जाती है। एंड ऑप्शन डी है, सीजिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फ्रस्ट्रेट द कॉन्ट्रैक्ट। संविदा के मामले में समाप्त होने से संविदा विफल नहीं होती है। यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा हमारा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही आंसर यानी कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? तो ऑप्शन डी जो है वो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहाँ क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, विफलीकरण का सिद्धांत। ये जो चीज है ये हमारे सेक्शन कहाँ दिए गए? 56 में दिया गया है और इसमें हमें पढ़ने को मिलता है एक डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? विफलीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देयर आर। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत गारंटी की संविदा में निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन ए, 2 पार्टीज एंड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 पक्षकार और 2 संविदाएं। ऑप्शन बी, 3 पार्टीज एंड 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन सी, 3 पार्टीज एंड 1 कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी, 2 पार्टीज एंड 1 कॉन्ट्रैक्ट।
इसमें जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 3 पार्टीज और 3 संविधाएं होते हैं। और ये चीज कहाँ दिए गए, ये चीज हमारे 126 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेक्शन वाइज हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है जो भी मैटर्स दिए गए हैं। तो पहला है हमारा हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने के लिए कौन सक्षम होता है। और सेकंड है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, विधि के प्रति त्रुटियों का प्रभाव। थर्ड है व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, कौन से करार संविदा होते हैं। और फोर्थ है हमारा एग्रीमेंट्स इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, विवाह का अवरोधक करार शून्य है। तो इस पर हम देखेंगे कि ये सब कौन से सेक्शंस में डिफाइन किए गए हैं, एंड देन सेक्शन वाइज हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे सजाना है। तो इसमें जो हमारा पहला है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 11 में दिया गया है। सेकंड है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, ये सेक्शन 21 में है। एंड थर्ड है व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 10 में है। एंड लास्ट एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज वॉइड, ये सेक्शन 26 में दिया गया। तो हमें सेक्शन वाइज इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। पहले हमारा सेक्शन 10 आएगा, देन हमारा सेक्शन 11 आएगा यानी कि 1, एंड देन हमारा कौन सा आएगा सेक्शन 21 सेकेंड, एंड लास्ट हमारा सेक्शन 26 आएगा यानी कि 4। तो सबसे पहले हमारा 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें क्या दिया गया है, सेक्शंस दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और लिस्ट 2 में उसके मैटर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि लिस्ट सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हैं और नीचे कोड से हमें आंसर चूज करना है कि कौन से सेक्शंस में क्या मैटर्स दिए गए हैं। तो लिस्ट 1 में हमारा क्या सब दिया गया है, फर्स्ट है सेक्शन 162 है, सेकेंड हमारा 178 है, थर्ड 214 है, एंड डी हमारा 150 है। इधर जो मैटर दिए गए हैं वो फर्स्ट हमारा प्लेस बाय मर्केंटाइल एजेंट के बारे में है, वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी करना। सेकेंड है बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बिल्ड, उपनिहित वस्तुओं में कमी निकालने के लिए उपनिधाता की ड्यूटी। थर्ड है टर्मिनेशन ऑफ ग्रेट्यूटस पेमेंट बाय डेथ, मृत्यु द्वारा निःशुल्क उपनिधान का समापन। फोर्थ है एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, मालिक के साथ संप्रेषण करने के अभिकर्ता की ड्यूटी। तो हमें इसमें सही आंसर चूज करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ स्टेटमेंट देख लो, और जो इसका सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रेलिवेंट इन डिटरमिनिंग द क्वेश्चन ऑफ, प्रतिफल की अपर्याप्तता निम्नलिखित प्रश्न के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। कौन से प्रश्न के लिए, तो ऑप्शन ए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का पालन। ऑप्शन बी कंटिजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है फ्री कंसेंट। फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। यहाँ किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, फ्री कंसेंट के लिए। और ये किस में दिया गया है, ये हमारे सेक्शन किस चीज में दिया गया है, ये हमारा सेक्शन 25 में दिया गया है। ये 25 के एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एग्रीज विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर ऑफ मैजिक, बॉग के साथ जादू से खोजने का करार करता है। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, ऑप्शन ए द एग्रीमेंट इज वैलिड, ऑप्शन बी द एग्रीमेंट इज इलीगल, ऑप्शन सी द एग्रीमेंट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, करार बी के विकल्प पर शून्य करनीय है। ऑप्शन डी है हमारा क्या, द एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, करार शून्य है क्योंकि यह एक असंभव कार्य करने का करार है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है, सेक्शन 56 में दिया गया है। इसके दृष्टांत, ये सेक्शन 56 का दृष्टांत है। दृष्टांत कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट्स परफॉर्मेंस, यदि संविदा में इसके पालन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है तो ये क्या होगा। ऑप्शन ए द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड फॉर अनसर्टेनिटी, संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य है। ऑप्शन बी द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ इधर पार्टी, संविदा किसी भी पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनीय है। ऑप्शन सी द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी एंड इट मे बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम, संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य नहीं है और इसका पालन एक युक्त समय के अंदर किया जा सकता है। ऑप्शन डी कट गया है हमारा, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही है। और ये चीज कहाँ दिया गया है, ये चीज हमारा दिया गया है चैप्टर 4 के सेक्शन 46 टू 50 के बीच दिया गया है। ये जो सेक्शन 46 टू 50 तक का जो प्रोविजन है चैप्टर 4 के अंदर,
उसी में ये चीज दिया गया है, और यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द पेमेंट ऑफ डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज। संविदा भंग से हुई हानि के लिए प्रतिकर देने में निम्नलिखित सिद्धांत निहित है। कौन सा? ऑप्शन ए, टू एकोमोडेट द इंजर्ड पार्टी, प्रतिपक्षकार को समायोजित करना। ऑप्शन बी है टू पनिश द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग के लिए उत्तरदायी पक्षकार को दंडित करना। ऑप्शन सी है टू प्लेस द इंजर्ड पार्टी इन द पोजीशन ही वुड हैव बीन हेड द कॉन्ट्रैक्ट बिन परफॉर्म, कृत पक्षकार को उस स्थिति में करना जिसमें वह होता यदि संविदा का अनुपालन हुआ होता। ऑप्शन डी है टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस कॉज टू द इंजर्ड पार्टी, पीड़ित पक्षकार को होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति करना। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट कंसिडरेशन, पूर्वकालिक प्रतिफल प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन बी, फ्यूचर कंसिडरेशन इज नॉट कंसिडरेशन, भविष्यकालीन प्रतिफल प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन सी, प्रॉमिस टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी इज नॉट कंसिडरेशन, विधिक कर्तव्य का पालन प्रतिफल नहीं है। ऑप्शन डी, अ प्रॉमिस नॉट टू डू समथिंग इज नॉट कंसिडरेशन, कुछ नहीं करने का वचन प्रतिफल नहीं है। इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी होगा। और इस कंसिडरेशन का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज डी में कंसिडरेशन डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट्स टू डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा वाद संविदा भंग हेतु नुकसानी से संबंधित है? ऑप्शन ए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ऑप्शन बी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ऑप्शन सी है हैडले वर्सेस बेक्सेंडल। ऑप्शन डी है टायलर वर्सेस कॉल्डवेल। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी, हैडले वर्सेस बेक्सेंडल। और ये चीज हमारा सेक्शन 73 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच आइटम इन टेबल ए विद द आइटम्स इन टेबल बी यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो हमें टेबल 1 टेबल बी को मिलाना है और इस कोड के अकॉर्डिंग हमें सही आंसर चूज करना है। तो देखते हैं क्या दिया गया। टेबल 1 में हमारे कुछ मैटर है और टेबल बी में हमारे सेक्शंस दिए गए हैं। तो टेबल ए में प्रॉमिस है, फ्रस्ट्रेशन है, थर्ड इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करने का कारण है, और लास्ट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट मैरिज, विवाह के अवरोधक में करार। और टेबल बी में सेक्शंस है, सेक्शन 56, सेक्शन 2D, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 38। तो किस सेक्शन में क्या चीज दिया गया इसे हमें मिलाना है और कोड के अकॉर्डिंग हमें सही आंसर देना है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट वॉज ब्राउट टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। दिस वॉज लेड डाउन इन द केस ऑफ, जिस व्यक्ति को कोई प्रस्ताव पेश किया गया उससे संबंधित व्यक्ति को जानकारी दिए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह निर्णय निम्नलिखित में से किस मामले में निर्धारित हुआ? ऑप्शन ए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ऑप्शन बी, वाल्फर्ड वर्सेस वाल्फर। ऑप्शन सी, मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर। ऑप्शन डी है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इसमें आप बेल्फर वर्सेस वाल्फर का केस भी याद कर सकते हो। इसमें विधिक संबंध सृजित करने के आशय से रिलेटेड के केस लॉज है। और आप कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस भी याद रखिएगा, इसमें सामान्य प्रस्तावना से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, frustration of a contract occurs in two conditions. Firstly, where the contract has become physically impossible, and secondly, where the object has failed. The above was laid down in the case of, ये जो दो परिस्थितियों में संविदा विफल हो जाती है, पहला जब संविदा वास्तविक रूप से असंभव हो, और दूसरा तब जबकि उद्देश्य विफल हो जाए। यह निर्णय किस मामले में निर्धारित किया गया है? तो ये हमारा क्रेल वर्सेस हेनरी में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और यहाँ हम साथ ही टेलर वर्सेस कॉल्डवेल का केस भी देख लेंगे। इसमें क्या दिया गया? इसमें कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर नष्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट उन्मोचित हो जाता है। तो ये केस भी आप ध्यान रख लीजिएगा। बट यहाँ जो हमारा सही आंसर वो ऑप्शन ए है, क्रिल वर्सेस हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इंटर्ड इनटू बिटवीन पार्टीज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू सच कॉन्ट्रैक्ट? भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन एक विधि मान्य संविदा की जा सकती है। ऐसी संविदा को निम्नलिखित में से कौन कानूनी मान्यता देता है? तो देखते हैं कौन सा है यहाँ। पहला है सेक्शन 10A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सेकेंड है सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। थर्ड है सेक्शन 1 क्लास 4 ऑफ IT एक्ट। एंड फोर्थ है सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।
तो यहाँ हमें करेक्ट आंसर चूज करना है ऑप्शंस में से। तो कौन सा हमारा यहाँ सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज, संविदा निराशा से निम्नलिखित में से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन ए, लीगल इम्पिडमेंट टू मेटेरियलाइज द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा को तात्विक स्वरूप प्रदान करने में कानूनी अड़चन। सेकेंड है, कॉमर्शियल हार्डशिप, वाणिज्यिक कठिनाई। थर्ड है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट टू मेटेरियलाइज द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा को साकार रूप देने में वित्तीय अड़चन। लास्ट, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट हैज फेल्ड टू मटेरियलाइज, संविदा की विषय वस्तु के गायब हो जाने अथवा उद्देश्य पूरा नहीं होने के कारण वास्तविक असंभाव्यता। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। और ये हमारा सेक्शन 56 में दिया गया है। सेक्शन 56 जो है वो हमारा क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आपका केस लॉ हो जाएगा, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल। टेलर वर्सेस कॉल्डवेल का जो केस है आप उसको ध्यान रखिएगा। इस केस में क्या क्या गया है? इसमें यही बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है उस नष्ट हो जाने पर कॉन्ट्रैक्ट उन्मोचित हो जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर था वो कौन सा था? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाइफ हैज एन इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ द हस्बैंड टू बाय आर्टिकल ऑफ हाउस होल्ड नेसेसिटी, गृहस्थी की वस्तुएं खरीदने के लिए एक पत्नी का पति पर विवक्षित अधिकार है। ऑप्शन ए, इफ द वाइफ इज लिविंग विद हर हस्बैंड इन अ डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन, यदि पत्नी अपने पति के साथ उनके स्वयं के मकान में रहती है। ऑप्शन बी, इफ द वाइफ इज लिविंग सेपरेटली, यदि पत्नी अलग रहती है। थर्ड ऑप्शन से, इफ द वाइफ इज लिविंग विथ हर हस्बैंड नॉट इन अ डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट, यदि पत्नी अपने पति के साथ घरेलू स्थान में नहीं रहती है। ऑप्शन डी, इफ द वाइफ इज प्रोवाइडेड अ रिजनेबल अलाउंस बाय द हस्बैंड फॉर द परचेज ऑफ हाउस होल्ड नीड्स, यदि पत्नी को पति द्वारा गृहस्थी की वस्तुएं खरीदने के लिए समुचित भत्ता दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया? सेक्शन 186 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन विल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय द्वारा प्रतिफल की अपर्याप्तता को ध्यान में रखा जाएगा। ऑप्शन ए, व्हेन द प्रोमिसर एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू गेट मैक्सिमम रिटर्न फॉर हिज प्रॉमिस, जब वचनदाता अपने वचन के लिए अधिकतम प्रतिफल पाने की इच्छा व्यक्त करता है। ऑप्शन बी, व्हेन द प्रोमिसर परफॉर्म्स हिज प्रॉमिस, जब वचनदाता अपना वचन निभाता है। ऑप्शन सी, व्हेन फ्रॉड, कोर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज प्लेडेड, जब संविदा के निर्माण में कपट, प्रपीड़न अथवा अनुचित प्रभाव का अभिवचन किया गया हो। ऑप्शन डी है, ऑलवेज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, हमेशा न्यायालय के विवेक पर। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा हमारा? यहाँ ऑप्शन सी। और ये चीज हमारा किस में दिया गया? ये हमारे सेक्शन किस में दिए गए हैं? 25 का एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संप्रेषण पूरा होता है कब? ऑप्शन ए, व्हेन इट इज पोस्टेड टू हिम, जब यह उसे डाक में भेजा गया हो। ऑप्शन बी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब यह प्रस्तावक के संज्ञान में आए। ऑप्शन सी, व्हेन द लेटर कंटेनिंग एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द प्रपोजर, जब स्वीकृति पत्र प्रस्तावक को प्राप्त हो गया हो। ऑप्शन डी, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द एक्सेप्टर्स पावर, जब यह संचरण में रहे ताकि मंजूरीकर्ता की शक्ति से परे हो। तो ये कब पूरा होगा? ऑप्शन बी सही है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है? ये चीज हमारा सेक्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास्टर आस्क हिज सर्वेंट टू सेल हिज साइकिल टू हिम एट लेस देन द मार्केट प्राइस, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय द सर्वेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ, एक मालिक अपने नौकर से उसकी साइकिल बाजार मूल्य से कम पर उसे विक्रय करने के लिए कहता है। नौकर द्वारा संविदा को जिस आधार पर शून्य किया जा सकता है वो क्या है? वो आधार कौन सा है? ऑप्शन ए, कोर्सन, बी, फ्रॉड, सी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, डी है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे कौन सा हमारा सही हो जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऑप्शन सी। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो कहाँ डिफाइन है? ये सेक्शन 16 में डिफाइन है। कोर्सन कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 15 में। फ्रॉड कहाँ डिफाइन है? 17 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में। और मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ डिफाइन है? 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट?
तो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा हमारा करेक्ट है। तो पहला है माइनर फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज इज नॉट स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट्स। अपनी उम्र को कपटपूर्ण रूप से दूर प्रदर्शित करने वाले अवयस को अपने कथन की सत्यता को नकारने से विबंधित नहीं किया जाता। सेकंड है माइनर फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंटिंग द एज इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट्स। अपनी उम्र को कपटपूर्ण रूप से दुर्व्यवहित करने वाले अवयस को अपने कथन की सत्यता को नकारने से विबंधित किया जाता है। थर्ड, एस्टेपल डज नॉट ऑपरेट टू रेंडर a statute ineffective and so minors agreement is always void। विबंध किसी कानून को प्रभावहीन करने के लिए प्रवर्तित नहीं होता है और इसीलिए अवयस का करार हमेशा शून्य है। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है इस कोड से। तो देखिए ऑप्शन ए में है 2 and 3, ऑप्शन बी है 1 and 3 एंड ऑप्शन सी है 1 and 2 एंड ऑप्शन डी है 1 2 and 3। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 and 3। इससे रिलेटेड एक केस भी है हमारा मोहरी बीबी का केस। इसके केस में क्या कहा गया था, इसमें मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास के केस में कहा गया था कि अवयस के द्वारा जो किया गया करार है वो प्रारंभतः शून्य होता है, यानी कि बर्ड एब इनिशियो होता है। तो वो केस इसी से रिलेटेड है और यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा सेक्शन दिया गया, लिस्ट 2 में हमारा उससे का डेफिनेशन दिया गया है। तो देखते हैं क्या सब है। लिस्ट 1 में पहला हमारा सेक्शन 2F, सेक्शन 2E, सेक्शन 2A, सेक्शन 2C, इधर प्रपोजल, प्रॉमिस एंड प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एग्रीमेंट। तो किस सेक्शन में कौन सा डेफिनेशन दिया गया है नीचे कोड से हमें बताना है इसका मिलान करके। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion and the other labeled as reason। read the statements and choose the correct answer using the codes। जो नीचे दिया गया है, assertion है the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। किसी प्रस्ताव की सूचना पूर्ण मानी जाती है जब यह उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसे यह दी गई हो। और रीजन है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द इश्यू ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 4 का संबंध सूचना की पूर्णता संबंधी विषय से है। तो नीचे जो कोड है उसमें हमें बताना है कि क्या यहाँ सही है और क्या गलत है। तो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट रिलेटेड टू ए। ऑप्शन बी है ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी आर इज करेक्ट बट ए इज फॉल्स। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी। एसर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, एसर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच वन ऑफ द ट्रू बाय वन हु डज नॉट फॉल इन द मीनिंग ऑफ फ्रॉड। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कपट के अर्थ में नहीं आता है। ऑप्शन ए है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और तथ्य को सक्रिय रूप से छुपाना। ऑप्शन बी है सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। सुझाव वस्तुतः उसके लिए सत्य नहीं है जो इसके सत्य होने पर विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन सी है पॉजिटिव एसर्शन ऑफ अनवारंटेड स्टेटमेंट्स, अवांछित कथनों का सकारात्मक अभिकथन। ऑप्शन डी है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एक वचन जो इसे पूरा किए जाने की मंशा के बिना दिया गया है। तो यहाँ जो सही है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। कंसिडरेशन इज, पहला है प्राइस फॉर एनी प्रॉमिस, वचन का मूल्य होता है। सेकंड है ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन, सिर्फ नैतिक दायित्व है। थर्ड है मोटिव फॉर एनी प्रॉमिस, वचन का आशय होता है। फोर्थ है समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, विधि की नजर में कुछ मूल्य होना चाहिए। तो नीचे कोड के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन बी 1 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन सी 2 3 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन डी है 3 and 4 आर करेक्ट। यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 and 4 आर करेक्ट है। यानी कंसिडरेशन द प्राइस फॉर एनी प्रॉमिस एंड समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। तो यहाँ से हमारा 1 और 4 सही है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड assertion and reason and give the correct answer in the code given below। assertion है proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer
बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। प्रस्तावक द्वारा एक प्रस्ताव इसके स्वीकार किए जाने की सूचना देने से पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसके उपरांत नहीं। रीजन है सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 धारा 5 प्रस्तावों को वापस लेने और उन्हें स्वीकार करने के बारे में है। तो नीचे जो कोड दिया गया उससे हमें सही आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट देयर टू ए। ऑप्शन बी है ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ऑप्शन सी है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो एक्सप्लेनेशन सही है किसका? ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज अप्लाइड? आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किस मामले में असंभवता का सिद्धांत लागू किया गया था? देखते हैं। पहला है हमारा पैराडाइन वर्सेस जैन, दूसरा है टेलर वर्सेस कॉल्डवेल, थर्ड है क्रिल वर्सेस हेनरी, फोर्थ है क्रिकलेवुड प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस लेंटन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। तो इसमें से किस में ये चीज किया गया? तो इसका जो सही है वो हमारा ऑप्शन डी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ही सही है। इन चारों ही केसेस में क्या किया गया था? असंभवता का सिद्धांत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, एक्सेप्टेंस मे बी मेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड और इंडिकेटेड बाय द ऑफरर। स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा विहित या निर्दिष्ट रीति में की जा सकती है। ऑप्शन बी, एक्सेप्टेंस हैज टू बी मेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड और इंडिकेटेड बाय द ऑफरर। स्वीकृति ऑफर प्राप्त करने वाले द्वारा विहित या निर्दिष्ट रीति में की जानी होती है। ऑप्शन सी, एक्सेप्टेंस हैज टू बी मेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड और इंडिकेटेड बाय द ऑफरर। स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा विहित या निर्दिष्ट रूप में की जानी होती है। और ऑप्शन डी है, एक्सेप्टेंस ने नॉट बी मेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड और इंडिकेटेड बाय द ऑफरर। प्रस्तावक द्वारा विहित या निर्दिष्ट रीति में की जाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही है। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है? ये चीज हमारा सेक्शन 7 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कंट्रैक्टिंग टू द अदर एबव डेफिनेशन गिवन बाय। प्रतिफल दूसरे को संविदा देने वाले पक्षकार द्वारा दी जाने वाली पुनः प्रतिपूर्ति है। उपरोक्त जो परिभाषा है किन्होंने दी है ये? ऑप्शन ए पोलक, बी जस्टिस पैटरसन, ऑप्शन सी है चेसवेयर एंड पीपुट, ऑप्शन डी है ब्लैकस्टन। ये जो ऊपर का डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये हमारा ब्लैकस्टन के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा कुछ मैटर दिया गया है, लिस्ट 2 में हमारा केस लॉज दे रखा है। तो पहला मैटर लैप्स ऑफ ऑफर है, ऑफर व्यक्तिगत होना। सेकेंड है जनरल ऑफर, सामान्य ऑफर। थर्ड है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, प्रस्ताव का संप्रेषण। और डी है हमारा इम्प्लाइड ऑफर, विवक्षित प्रस्ताव। और लिस्ट 2 में जो केस है वो है पहला वीक वर्सेस टाइवर्ल्ड, सेकेंड है हैंथॉन वर्सेस फ्रेजर, थर्ड है अक्फी बोर्ड वर्सेस सीसीटी एंड डी है ललमन शुक्ला वर्सेस गौरदत्त। तो किस केस लॉ में कौन सा मैटर दिया गया इसमें मिलान करना है और हमें कोड के अकॉर्डिंग सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही है। रीड assertion और return an answer using the code given below. Assertion a compensation is recoverable for any loss or damage of which the parties knew at the time of the contract and unlikely to result from the breach of the contract. ऐसी किसी नुकसान या क्षति के लिए दिया गया मुआवजा वसूली योग्य है जिसके बारे में पक्षकारों को करार के समय मालूम था कि करार भंग होने से ऐसा नुकसान क्षति नहीं हो सकता, नुकसान या क्षति नहीं हो सकती। एंड रीजन है बिकॉज एबव रूल इज लेड डाउन इन द हेडले वर्सेस वैक्सेंडेल केस, क्योंकि हेडले वर्सेस वैक्सेंडेल मामले में यह नियम लागू किया जा चुका है। तो यहाँ कौन सा हमारा सही है? कोड देखते हैं। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर रॉन्ग। ऑप्शन सी है ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। ऑप्शन डी है आर इज राइट बट ए इज रॉन्ग। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए एंड आर आर करेक्ट और आर जो है करेक्ट रीजन भी है किसका? असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सही है हमारा? ऑप्शन ए है अ पर्सन हु wrongfully resigns a contract is entitled to compensation for any damage which is sustained through the non fulfillment of the contract। एक व्यक्ति जो गलत तरीके से करार खंडित करता है
उस नुकसान का मुआवजा पाने का अधिकारी है जो करार का पालन नहीं होने की वजह से उसे उठाना पड़ा है। एंड बी है हमारा, ए पर्सन हु राइटफुली रिसाइन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज सस्टेन थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक व्यक्ति जो सही तरीके से करार खंडित करता है वह उस नुकसान का मुआवजा पाने का अधिकारी है जो करार का पालन नहीं होने की वजह से उसे उठाना पड़ा है। और डी है हमारा, पर्सन हु राइटफुली रिसाइन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज नॉट सस्टेन थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक व्यक्ति जो सही तरीके से करार खंडित करता है उस नुकसान का मुआवजा पाने का अधिकारी है जो करार का पालन नहीं होने पर ही उसे उठाना पड़ा है। तो यहाँ जो हमारा सही है वो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, यहाँ ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही है। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है, ये चीज हमारा सेक्शन 75 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion and other is reason. The read a statement and choose the correct answer from the code. Assertion and agreement made with consideration is void unless it is in writing or registered. किसी प्रतिफल के लिए किया गया करार यदि लिखित और पंजीकृत नहीं हो तो वह शून्य है। रीजन है बिकॉज सेक्शन 25 क्लास 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टिपुलेट्स सो, क्योंकि भारतीय करार कानून के धारा 25A में यही शर्त निर्धारित किया गया है। कोड है हमारा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C is true but R is false. Option D, A is false but R is true. यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है assertion का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विथ द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। लिस्ट 1 में हमारा मैटर दिया गया है, लिस्ट 2 में हमारा केस लॉ दे रखा है। लिस्ट 1 में प्रपोजल, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, थर्ड है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ, और फोर्थ है रिवोकेशन ऑफ ऑफर, प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण। केस है हमारा जैसे ग्रेंजर एंड सन्स वर्सेस गव। सेकेंड है महाराष्ट्र सहकारी कपास उत्पादक विपणन महासभा लिमिटेड वर्सेस मंगा भागा चौधरी। थर्ड है हमारा हैंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर एंड फोर्थ है पावल वर्सेस ली। यहाँ पे किस केस में हमारा कौन सा मैटर है, कौन सा कोड के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज लेड डाउन। निम्नलिखित में से किस मामले में विफलीकरण का सिद्धांत रखा गया। ऑप्शन ए है BOI फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस कॉस्टेरियन, बी है ओडिशा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड वर्सेस गणेश दास, सी है सच्चिदानंद पटनायक वर्सेस GP एंड कंपनी, फोर्थ है हमारा ऑप्शन डी टेलर वर्सेस कॉल्डवेल। तो ये इसका जो सही है वो हमारा ऑप्शन डी है, ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा टाइप ऑफ विसिएटिंग एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, और लिस्ट 2 में रिलेवेंट केस लॉज है उससे। पहला है अंडू इन्फ्लुएंस, सेकंड है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन, थर्ड है फ्रॉड, फोर्थ है मिस्टेक। और इधर लिस्ट 2 में जो केस है उससे रिलेटेड वो है नर्सरीज एंड विविंग कंपनी लिमिटेड, सेकंड है हमारा जगन्नाथ वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, थर्ड है हमारा लंकाशायर लॉन्स वर्सेस ब्लैक, एंड फोर्थ है हमारा डेरी वर्सेस पिक का केस। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा कौन सा जो विसेटेड कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट है वो किस केस रिलेटेड है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रत्येक वह व्यक्ति करार करने का योग्य है। तो देखते हैं कौन कौन हमारा कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पहला है ऑप्शन ए, हु इज ऑफ द एज ऑफ माइनॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। जो कानून के अनुसार अवयस्क है, जिस कानून के वह अधीन है, जो स्वस्थ दिमाग वाला है और जिसे ऐसे किसी कानून द्वारा करार करने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है, जिसके वह अधीन है। सेकेंड है, हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज नॉट सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट।
जो उस कानून के अनुसार व्यस्क है, जिस कानून के वह अधीन है, जो स्वस्थ दिमाग वाला है और जिसे ऐसे कानून द्वारा करार का योग्य नहीं ठहराया गया है, जिसके वह अधीन है। एंड ऑप्शन सी है हमारा, हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject, जो उस कानून के अनुसार व्यस्त है, जिसके वह अधीन है, जो स्वस्थ दिमाग वाला है और जिसे ऐसे किसी कानून द्वारा करार के अयोग्य नहीं ठहराया गया है, जिसके वह अधीन है। एंड ऑप्शन डी है, हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject, जो उस कानून के अनुसार वयस्क है, जिसके वह अधीन है, जो स्वस्थ दिमाग वाला है और किसी भी ऐसे कानून द्वारा किसी करार के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है, जिसके वह अधीन है। तो यहाँ पे कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अयोग्य है, यहाँ कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है? तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही है। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफर नीड नॉट बी मेड टू ऑल द वर्ल्ड विच इज टू बी written into a contract with anybody who comes forward and performs the condition. It is an offer to become liable to anyone who, before it is retracted, performs the conditions, and although the offer is made to the world, the contract is made with that limited portion of the public who come forward and perform the condition on the faith of the advertisement. किसी प्रस्ताव का संविदा में परिवर्तित होने के प्रस्ताव पूरे विश्व के लिए किए जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आगे आ सकता है और शर्तों को पूरा कर सकता है। यह एक प्रस्ताव है जो किसी भी उस व्यक्ति के लिए है जो इसके प्रति प्रत्याकर्षित होता है, शर्तों को पूरा करता है। यद्यपि प्रस्ताव विश्व के लिए है, परंतु संविदा जनता के उस सीमित भाग के साथ किया जाता है जो आगे आते हैं और विज्ञापन पर विश्वास करके शर्तों का पालन करते हैं। तो जो एबव स्टेटमेंट्स था उससे क्या संबंधित है? एबव स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, ये जो ऊपर का कथन है वो किससे संबंधित है? तो हम देखते हैं किस केस लॉ से संबंधित है। ऑप्शन ए, वोवेन एल जे विक्स वर्सेस टाइवाल्ड। ऑप्शन बी है वोवेन एल जे इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ऑप्शन सी है वोवेन एल जे इन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऑप्शन डी है वोवेन एल जे इन मलराजू लक्ष्मी वेनहम्मा वर्सेस वेंकट नरसिम्हा अप्पा राव। तो इसमें से ऊपर का स्टेटमेंट किस केस से रिलेटेड है? तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी सही है, ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एलजे उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पहला है, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नेसेसरी, प्रतिफल की पर्याप्तता आवश्यक है। सेकंड, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज फॉर द कोर्ट टू कंसिडर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी इन्फोर्स्ड, प्रतिफल की पर्याप्तता पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा जब संविदा का प्रवर्तन किया जाना हो। थर्ड है, द कोर्ट विल इंक्वायर वेदर कंसिडरेशन वाज इक्विवेलेंट टू द प्रॉमिस व्हिच वाज गिवन इन रिटर्न, न्यायालय परीक्षा करेगा कि क्या दिया गया प्रतिफल वचन में किए गए प्रतिफल के समान था। फोर्थ, इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट ऑफ प्रोमिसर वाज फ्रीली गिवन, प्रतिफल की पर्याप्तता को न्यायालय द्वारा यह अवधारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकेगा कि क्या वचनदाता की सहमति स्वतंत्र सहमति थी। तो इसमें से कौन सा हमारा सही है? कोड देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन बी है ओनली 2, 3 and 4 करेक्ट। ऑप्शन सी है ओनली 3, 4 करेक्ट। ऑप्शन डी है ओनली 4 करेक्ट। यहाँ जो सही है वो हमारा ऑप्शन डी सही है। सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट जो है वही हमारा सही है। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया? ये चीज हमारा सेक्शन 25 में दिया गया, उसके एक्सप्लेनेशन में है। और एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सा है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? कोड यूज करके हमें बताना है ये कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। पहला है, फ्रॉड रेंडर्स अ कॉन्ट्रैक्ट वाइड, कपट एक संविदा को शून्य बना देता है। सेकंड है, मिस रिप्रेजेंटेशन रेंडर्स अ कॉन्ट्रैक्ट वाइड एबल दुर्व्यवहार, एक संविदा को शून्य करणीय बना देता है।
Third, a misrepresentation is more or less an intentional wrong, whereas fraud may be quite innocent. दुर्व्यपदेशन न्यूनाधिक शास्त्र दोष है, जबकि कपट निरीहता हो सकती है. Fourth, damages for loss caused by innocent misrepresentation are assessed on the same principle as in the case of a deliberate fraud. निरीह दुर्व्यपदेशन के कारण हुई क्षति की पूर्ति का मूल्यांकन उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर होता है जैसा कि जानबूझकर दिए गए कपट में होता है. तो कोड के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है यहाँ पे. तो जो ऑप्शन ए है वो है 1 और 3, बी है ऑप्शन 1 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 4 और ऑप्शन डी है 1 और 2. तो यहाँ हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर द पार्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो. फर्स्ट है हमारा इनएबिलिटी टू डोमिनेट विल ऑफ अदर, दूसरे की इच्छा को अधिशासन करने की असमर्थता. सेकेंड है पार्टी अनडुअली इन्फ्लुएंसिंग एंड अनदर पार्टी बिंग अनडुअली इन्फ्लुएंस आर ऑन इक्वल फुटिंग, अनुचित रूप से प्रभावित करने वाला एक पक्ष और अनुचित रूप से प्रभावित हो रहा दूसरा पक्ष समतुल्य स्थिति में है. थर्ड है रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, भरोसा और विश्वास का संबंध. फोर्थ, इन अ रिलेशनशिप वन पार्टी इज अ पर्सन इन मेंटल डिस्ट्रेस, इस संबंध में एक पक्षकार मानसिक कष्ट से पीड़ित व्यक्ति है. तो हमें यहाँ पे देखना है, तो हमें यहाँ पे कोड दिया गया और उससे हमें सही आंसर चूज करना है. फर्स्ट है वनली 1 एंड सेकेंड, ऑप्शन बी है वनली सेकेंड थर्ड, ऑप्शन सी है वनली थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है वनली फर्स्ट एंड फोर्थ. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा. वनली थर्ड एंड फोर्थ जो है वही हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस का पार्ट है, भाग है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमारा. फर्स्ट है एन एग्रीमेंट नॉट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज वाइड, कोई असंभव कृत्य नहीं करने का करार स्वयं में शून्य है. सेकेंड है एन एग्रीमेंट टू डू अ पॉसिबल एक्ट इज वाइड, कोई संभव कृत्य करने का करार शून्य है. थर्ड है एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वाइड, कोई कृत्य जो स्वयं में असंभव है को करने का करार शून्य है. एंड लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल और बाय रीजन of some event which the promisor could not prevent to be unlawful becomes valid when the act becomes impossible or unlawful, कोई कृत्य करने की संविदा जो संविदा करने के पश्चात असंभव हो जाती है या किसी घटना के कारण जिससे वचनदाता अवैध होने से नहीं रोक सकता तब वैध हो जाता है. जब कृत्य असंभव अथवा अवैध हो जाता है तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है. तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी. और ये चीज हमारा सेक्शन किस में दिया गया है, 56 में दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर मीन्स अ रीजनेबल equivalent of other valuable benefit passed on by the transferor to the transferee. Similarly, when the word consideration was qualified by the word adequate, it makes the consideration stronger so as to make it sufficient and valuable having regarded to the facts, circumstances and necessities of the case. प्रतिफल का अर्थ अंतरिक द्वारा अंतरिति को प्रदान किया गया युक्ति युक्त समतुल्य या अन्य बहुमूल्य लाभ है. ठीक इसी प्रकार जब प्रतिफल शब्द के अर्थ को पर्याप्त के द्वारा सीमित कर दिया जाता है तो यह प्रतिफल को अधिक दृढ़ बना देता है ताकि यह मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संबंध में पर्याप्त और मूल्यवान बन जाए. तो जो यह प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है सिद्धांत, तो ये किस मामले में नियमबद्ध किया गया. तो चलो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है हमारा यहाँ पे. तो हमारा फर्स्ट है सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सेकेंड है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस पुष्पा पी मनसुखानी. थर्ड है ऑप्शन सी हमारा विप्राइस शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस मजदूर यूनियन. और ऑप्शन डी है ABC लेमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस AP एजेंसीज. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोजल इज रिवोक, प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण किया जाता है किसके द्वारा. ऑप्शन ए बाय द नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रस्ताव के प्रतिसंग्रहण के नोटिस के द्वारा. ऑप्शन बी बाय द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम इफ द टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, यदि प्रस्ताव के समय विहित किया गया है तो समुचित समय के व्यपगत होने पर. ऑप्शन सी है बाय एक्सेप्टेंस ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, प्रतिग्रहण से पूर्व की शर्त को स्वीकार करके. ऑप्शन डी है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस,
प्रस्तावक की मृत्यु अथवा उन्मत्तता के द्वारा यदि प्रतिग्रहण के पूर्व प्रतिगारी के ज्ञान में उसकी मृत्यु अथवा उन्मत्तता का तथ्य आता है। चलिए यहाँ ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है और ये चीज हमारा सेक्शन 6 दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहला है कॉन्ट्रैक्ट इज बाइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। एक संविदा शून्यकरणीय है यदि वह भारत में किसी विधि के लागू होने की जानकारी न होने की गलती पर किया गया है। सेकेंड, अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। भारत में किसी विधि के लागू न होने की जानकारी की गलती तथा तथ्यों की गलती दोनों का समान रूप से असर है। Third, a contract is voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact. संविदा शून्यकरणीय हो जाता है यदि एक पक्ष को मात्र तथ्यों की जानकारी नहीं है जब संविदा किया गया है। Under D है where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact. Essential to the agreement द एग्रीमेंट इज नॉट वाइड। जब करार के दोनों पक्षों को करार के आवश्यक तथ्यों की जानकारी नहीं है तब करार शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ऑप्शन सी जो है स्टेटमेंट हमारा वो सही है और ये चीज हमारा कहाँ दे रखा है, सेक्शन 25 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन। हताशा सिद्धांत का सर्वप्रथम किस केस में उल्लेख किया गया। ऑप्शन ए टेलर वर्सेस हेनरी, ऑप्शन बी टेलर वर्सेस कॉल्डवेल, ऑप्शन सी है पैराडाइन वर्सेस जैन, ऑप्शन डी है हमारा क्रिकेलवुड प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस लाइडेंस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी टायलर वर्सेस कॉल्डवेल के केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो फर्स्ट टाइम लेट डाउन किया गया था और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है, सेक्शन 56 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। ऑप्शन ए है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, ऑप्शन बी है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट, ऑप्शन सी एग्रीमेंट प्लस इनफॉर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी है प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एक्नॉलेज। यहाँ पे जो सही है वो हमारा कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ऑप्शन डी ये हमारा एक्नॉलेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच आइटम ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। तो हमें मिलाना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। पहले हमारा केस लॉस दिया गया है और उससे रिलेटेड मैटर दिया गया है लिस्ट 2 में। तो ऑप्शन तो पहला है हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस राम केशव यादव, सेकंड है हमारा केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद, थर्ड है हमारा के बालकृष्णन वर्सेस के कमालम एंड फोर्थ है हमारा सतव्रत घोष वर्सेस मगनीराम बांगुर एंड कंपनी। लिस्ट 2 में हमारा इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सेकंड कैपेसिटी ऑफ माइनर टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फोर्थ कंसिडरेशन। तो किस केस में कौन चीज कहा गया है और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो कोड में देखते हैं कि किस केस में क्या कहा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स मेक्स एन ऑफर टू वाई, एक्स डाइज द नेक्स्ट डे बट वाई डज नॉट नो ऑफ द डेथ, Y sends a communication to the address of X accepting the offer. Is the agreement formed between the parties? Choose the correct answer. X Y को एक प्रस्ताव देता है, X की अगले दिन मृत्यु हो जाती है लेकिन Y मृत्यु के संबंध में नहीं जानता। Y X को संबोधित करते हुए एक प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना देता है। क्या दोनों पक्षों के बीच अनुबंध निर्मित हो गया है? तो इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर है? फर्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑफर फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस एंड में स्वीकृति के बाद प्रस्ताव की जरूरतें पूरी की जाती है। सेकेंड है एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ डेथ विल नॉट इनवैलिडेट द एग्रीमेंट, मृत्यु की जानकारी से अनभिज्ञता प्रस्ताव को अमान्य नहीं करता। थर्ड है नो मीटिंग ऑफ माइंड्स विच डज नॉट रेंडर इट टू अ एग्रीमेंट, विचारों का मिलान नहीं होने से यह अनुबंध में नहीं बदल पाएगा। फोर्थ है डेथ ऑफ द ऑफरर रिड्यूसेस इट टू नलिटी, प्रस्तावक की मृत्यु से अमान्य बना देगा। कोड है ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है सेकेंड एंड फोर्थ। तो हमारा यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा कुछ मैटर दिया गया है, लिस्ट 2 में हमारा केस लॉस दे रखा है। तो पहले हमारा डैमेजेस अराइजिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, सामान्य क्रम में पैदा होने वाले खर्चाने।
केस है गाजियाबाद देव अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकेंड है कंपनसेशन फॉर मेंटल एंग्यूज, मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा, हेडले वर्सेस वैक्सेंडेल। थर्ड है हमारा मेजर ऑफ डैमेज, हरजानों का नाप। इधर है मिसेस गंगा मारुति वर्सेस नागराज। फोर्थ है हमारा कंपनसेशन फॉर ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, संविदा के उल्लंघन हेतु मुआवजा जहां दंड निश्चित किया गया हो। और इधर है हमारा जमाल वर्सेस मुल्ला ऑफ दाऊद। तो जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा केस में क्या चीज कहा गया है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अ लॉ promulgated आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट इम्पॉसिबल, द एग्रीमेंट बिकम्स। ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा जहां कोई कानून जो संविदा के होने के बाद घोषित किया जाता है वह समझौते के निष्पादन को असंभव बना देता है। तो वहां समझौता क्या होगा, ऑप्शन ए वाइडेबल, बी वैलिड, सी वाइड, डी एब्सोल्युटली बाइंडिंग। तो ये क्या होगा, वाइड होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 25 की व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन है 2 के अनुसार निम्न में से कौन से भी कथन सही है। पहला, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज नॉट फ्रीली गिवन इज वैलिड बिकॉज कंसिडरेशन इज एडिक्वेट। एक ऐसा समझौता जिसे वचनकर्ता की सहमति मुक्त रूप से नहीं दी जाती वह इसीलिए वैध है क्योंकि प्रतिफल पर्याप्त है। सेकेंड, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज वैलिड इवन इफ कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। एक ऐसा समझौता जिसे वचनकर्ता की सहमति मुक्त रूप से दी गई है वह वैध है चाहे प्रतिफल अपर्याप्त है। एंड द थर्ड है हमारा कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, प्रतिफल अवश्य विधिक होना चाहिए। फोर्थ है कंसिडरेशन कैन बी इलीगल, प्रतिफल गैर कानूनी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी है सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी है थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी है फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। यहाँ पे कौन कौन सा हमारा करेक्ट है, तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो हमारा सही है। सेक्शन 25 के जो एक्सप्लेनेशन 2 में दिए गए हैं उसमें ये 2 चीजें दे रखी है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस शुड बी, एक वैध संविदा के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, प्रतिग्रहण पूर्ण तथा शर्त होना चाहिए। ऑप्शन बी है पार्सल एंड अनक्वालिफाइड, प्रतिग्रहण आंशिक लेकिन बिना शर्त होना चाहिए। थर्ड है ऑप्शन सी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, प्रतिग्रहण पूर्ण तथा शर्त तो होनी चाहिए। एंड फोर्थ है ऑप्शन डी एब्सोल्युटली क्वालिफाइड, प्रतिग्रहण पूर्ण रूप से सशर्त होना चाहिए। तो है हमारा ऑप्शन सी सही है। और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया, ये चीज हमारा सेक्शन 7 के क्लास 1 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ऑप्शन ए इंटीमेशन ऑफ मिनिमम प्राइस इज प्रपोजल, न्यूनतम कीमत बताना प्रस्ताव है। ऑप्शन बी एन एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज वाइडेबल, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध अनुबंध स्वीकारनीय है। ऑप्शन सी एन एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वाइड, अनिश्चित अर्थ वाले करार शून्य होते हैं। फोर्थ ऑप्शन डी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इलीगल, समाज से संविदाएं अवैध होती है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। और ये चीज हमारा कहाँ दे रखा है, सेक्शन 29 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड कॉम्बिनेशन टू रेगुलेट लीगल ट्रेड इन ऑर्गेनाइज्ड वे इज, विधिक व्यापार को संगठित तरीके से संचालित करने के लिए व्यापारिक गठबंधन का करार होगा। क्या ऑप्शन है वाइड, बी वाइडेबल, सी लीगल, डी इलीगल। तो ये क्या होगा, ये हमारा लीगल होगा, ऑप्शन सी। और ये चीज कहाँ दिया गया है, सेक्शन 27 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इफ, बिना किसी प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है यदि ऑप्शन एग्रीमेंट्स इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, करार लिखित और पंजीकृत हो। ऑप्शन बी पार्टीज टू द एग्रीमेंट्स आर इन नियर रिलेशनशिप, करार के पक्षकार निकट संबंधी हो। ऑप्शन सी एग्रीमेंट्स इज मेड ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, करार प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह के कारण किया गया हो। ऑप्शन डी है ऑल द एबव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, उपरोक्त सभी तत्व विद्यमान हो। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए। और ये कहाँ दिया गया, ये सेक्शन 25 में दे रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस सेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराइजेज वेयर, संविदात्मक दायित्व उत्पन्न होता है कब। ऑप्शन ए देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाले, जहां केवल प्रस्ताव और स्वीकृति हो। ऑप्शन बी देयर इन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जहां विधिक संबंध बनाने का आशय हो। ऑप्शन सी देयर इज लॉस टू वन पार्टी, जहां एक पक्षकार को नुकसान होता हो। ऑप्शन डी है द लॉस ऑफ वन पार्टी इज
द गेन ऑफ अदर पार्टी, जहां एक पक्षकार का नुकसान दूसरे पक्षकार का लाभ हो। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक केस है डार्लिंपल वर्सेस डार्लिंपल का केस है। कौन सा केस है हमारा? डार्लिंपल वर्सेस डार्लिंपल का केस है। और इसमें क्या कहा गया, तो इसमें जो जस्टिस थे वो लॉर्ड एस्टोवेल थे, और ये क्या कह रहे हैं कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं, यानी कि हंसी ठिठोली नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस केस को ध्यान रखिएगा कि जो संविदा है वो हंसी ठिठोली की चीज नहीं होती है। यही इस केस में कहा गया है, डार्लिंपल वर्सेस डार्लिंपल के केस में लॉर्ड एस्टोवेल के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल शुड बी, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए कैसी? ऑप्शन ए कंडीशनल और अनकंडीशनल, सशर्त अथवा अशर्त के बिना। ऑप्शन बी कंडीशनल बट नॉट एब्सोल्यूट, सशर्त परंतु अपूर्ण। ऑप्शन सी अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट, शर्त के बिना तथा संपूर्ण। ऑप्शन डी अनकंडीशनल बट नॉट एब्सोल्यूट, शर्त के बिना तथा अपूर्ण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच आइटम इन टेबल ए विथ द आइटम इन टेबल बी यूजिंग कोड गिवन बिलो। टेबल 1 में हमारा कुछ मैटर है और इस टेबल बी में सेक्शन है। तो टेबल ए में हमारा पहला है प्रॉमिस, सेकंड है फ्रस्ट्रेशन, थर्ड है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करने का कारण, और फोर्थ है हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, विवाह के अवरोधक में करार। और बी टेबल बी में हमारा सेक्शन 56, सेक्शन 2D, सेक्शन 26, सेक्शन 38। तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा सेक्शन में क्या दिया गया है। यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कॉन्ट्रैक्ट में बी विसेटेड बाय, कोई संविदा अमान्य हो सकती है फ्रॉड के कारण की गई हो, मिस्टेक के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण, या फिर अंडू इन्फ्लुएंस के कारण की गई है। तो कोई भी संविदा अमान्य हो सकती है। तो इसमें से कौन कौन सा हमारा सही है, किसके कारण किया जाता है? तो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विसेटेड हो जाता है। तो देखते हैं हमारा कोड के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। ऑप्शन ए है ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी है ओनली 1 and 2 करेक्ट, ऑप्शन सी है ओनली 1 and सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट, ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। इन सभी के द्वारा, इन चारों के द्वारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो विसेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग कंसेप्ट इन सीक्वेंस in which they occur using code given below। पहला ऑफर, सेकेंड एक्सेप्टेंस, थर्ड डैमेज, फोर्थ है डैमेजेस। तो इन चारों में से पहले कौन घटित होता है, उसके बाद कौन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सीक्वेंस में लाना है। तो देखते हैं हमारा कौन सा यहाँ सही आंसर है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले हमारा फर्स्ट ऑफर, देन हमारा एक्सेप्टेंस, देन डैमेज एंड लास्ट हमारा डैमेजेस आएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर इज जस्ट सन ऑफ अ बेगर, ही इज टोल्ड बाय अ लॉ प्रोफेसर दैट ही वुड नॉट बी लाइबल फॉर एनी गुड्स ही परचेसेस। द माइनर purchases a car under a bread law, decide liability for a payment of a car and bread law using code given below। एक अवैस एक भिखारी का बेटा है, उसे एक कानून के प्रोफेसर ने कहा कि उसे अपने द्वारा खरीदे जाने वाले किसी माल के संबंध में कोई अदायगी नहीं करनी होगी। अवैस ने एक कार और एक डबल रोटी खरीदी। नीचे दिए गए कुटों का उपयोग करते हुए कार और डबल रोटी की अदायगी के संबंध में देयता तय कीजिए कि इसका पेमेंट कौन करेगा। तो यहाँ हमारा पहला है, द माइनर इज लाइबल टू पे प्राइस ऑफ कार एंड ब्रेड लॉक, बस को कार और रोटी की कीमत अदा करनी होगी। ऑप्शन बी है हमारा, द माइनर इज लाइबल टू पे रिजनेबल कॉम्पनसेशन फॉर कार, और बेस को कार के लिए उचित मुआवजा अदा करना होगा। थर्ड है, द माइनर इज लाइबल टू पे प्राइस ऑफ ब्रेड, अवैस्क को डबल रोटी की कीमत अदा करनी होगी। और ऑप्शन डी है, द माइनर्स पेरेंट या गार्जियन इज लाइबल टू पे रिजनेबल कॉम्पनसेशन फॉर ब्रेड लॉक, अवैस के माता पिता या संरक्षक को डबल रोटी के लिए उचित मुआवजा अदा करना होगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये चीज हमारा सेक्शन 68 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज, बुद्धिमान्य संविदा का घटक है। ऑप्शन ए मीटिंग ऑफ माइंड्स, मनों का मिलना, ऑप्शन बी मीटिंग ऑफ पार्टीज, पक्षकारों का मिलना, ऑप्शन सी मीटिंग टू डिस्कस कंसिडरेशन, प्रतिफल पर चर्चा करने के लिए बैठक, ऑप्शन डी मीटिंग टू डिस्कस प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव पर चर्चा करने और स्वीकृति के लिए बैठक। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए मीटिंग ऑफ माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कंसेंट इज गिवन ड्यू टू मिस्टेक एन एग्रीमेंट विल बी, जब किसी करार में सहमति भूल से दी गई हो तो वहां करार क्या होगा।
ऑप्शन ए वाइडेबल, बी लीगल, सी इलीगल, डी वाइड। तो हाँ क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। और ये चीज हमारा सेक्शन 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर द एग्रीमेंट वाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 26 करार को शून्य घोषित करती है। ऑप्शन ए एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ओनली, केवल पूर्ण अवरोध के आधार पर। ऑप्शन बी पार्शियल रिस्ट्रेंट ओनली, केवल आंशिक अवरोध के आधार पर। ऑप्शन सी बोथ एब्सोल्यूट और पार्शियल रिस्ट्रेंट, पूर्ण तथा आंशिक दोनों के आधार पर। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ एब्सोल्यूट और पार्शियल रिस्ट्रेंट। और ये चीज कहाँ दिया गया है, ये चीज हमारा सेक्शन 26 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील विद द रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग्स इलीगल। भारतीय संविधान अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान विधिक चीज करने तथा कुछ अन्य अवैध चीजों को भी करने की पारस्परिक प्रतिज्ञा से संबंध रखता है। ऑप्शन है सेक्शन 56, बी ऑप्शन बी सेक्शन 57, ऑप्शन सी सेक्शन 58, ऑप्शन डी सेक्शन 70। तो ये कौन है, कौन सा सेक्शन इससे रिलेट करता है, तो ऑप्शन बी यानी कि सेक्शन 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में हमारा कुछ पॉइंट दिया गया और उसका मैटर हमारा लिस्ट 2 में दे रखा है। तो लिस्ट 1 में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, थर्ड का कंसेंट एंड फोर्थ फ्रस्ट्रेशन है। मैटर में हमारा इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, सेकेंड सेम थिंग इन द सेम सेंस, वही चीज उसी आशय से। थर्ड कंपनसेशन, फोर्थ लैप्स ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, निर्धारित समय व्यतीत हो जाना यानी कि बीत जाना। तो यहाँ पे हमें कोड के अकॉर्डिंग मिलाना है कि किस मैटर किस पॉइंट से रिलेटेड है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इनवाइट्स हिज फ्रेंड बाय ऑन डिनर बट लेटर ऑन डिक्लाइन टू अरेंज इट ऑन अ स्पेसिफाइड डे। एक्स अपने वाई मित्र को भोज पर आमंत्रित करता है परंतु वह निर्धारित दिन पर उस भोज का प्रबंध करने से मना कर देता है। ऑप्शन ए एक्स इज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्स संविदा भंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी एक्स इज लाइबल इट वाई गोज टू द हाउस ऑफ एक्स एंड रिटर्न्स विदाउट डिनर। यदि वाई एक्स के घर जाता है तथा भोजन किए बिना वहां से लौटता है तो एक्स जिम्मेदार होगा। ऑप्शन सी एक्स इज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ वाई गेट्स डिनर इन होटल। यदि वाई होटल में खाना खाता है तो एक्स संविदा भंग के लिए जिम्मेदार होगा। और ऑप्शन डी एक्स इज नॉट लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्स संविदा भंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्स लाइबल नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मान्य संविदा के निम्नलिखित घटक है, कौन कौन से है। पहला, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा पक्षकारों में संविदा की क्षमता होनी चाहिए। सेकेंड है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव लीगल माइंड, संविदा पक्षकारों में कानूनी मन होना चाहिए। थर्ड है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंटेलिजेंट, संविदा पक्षकारों को बुद्धिमान होना चाहिए। फोर्थ है इन्विटेशन टू ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, प्रस्ताव आमंत्रण स्वीकार किया जाना चाहिए। तो फाइंड करेक्ट आंसर यूजिंग कोड। ऑप्शन ए है ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी है ओनली 1 and 2 करेक्ट, ऑप्शन सी ऑल ऑफ एबव आर करेक्ट, ऑप्शन डी है ओनली 2 इज करेक्ट। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है, सिर्फ फर्स्ट जो है वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन सीक्वेंस इन विच दे अकर यूजिंग कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संकल्पनाओं को क्रम में लगाइए जिसमें वे घटित हुए हैं। तो पहले है ऑफर इज कम्युनिकेटेड, प्रस्ताव संप्रेषित किया जाता है। सेकेंड है काउंटर ऑफर इज मेड, प्रति प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। थर्ड ऑफर इज रिजेक्टेड, प्रस्ताव रद्द किया जाता है। एंड फोर्थ है काउंटर ऑफर इज एक्सेप्टेड, प्रति प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तो किस रूप में ये घटित होता है उस रूप उस सीक्वेंस में हमें इसे सजाना है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, पहले प्रस्ताव जो है संप्रेषित किया जाएगा यानी ऑफर कम्युनिकेट किया जाएगा, फिर जब ऑफर को रद्द किया जाएगा तब प्रति प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा एंड देन उसे स्वीकार किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर फ्रेंड्स, ए टोल्ड टू बी टू शो हिम अ न्यू मूवी इन अ पोस्ट theater upon which promised to offer him lunch in a 5-star hotel, but A gave lunch to B in a roadside dhaba. That is liability using codes given below. A और B मित्र हैं। A ने B से कहा कि उसे किसी आलीशान थिएटर में नया चलचित्र दिखाए, जिसके बाद A ने उसे किसी 5 सितारा होटल में 5-स्टार होटल में लंच देने का वादा किया। बी ने उसे एक आलीशान थिएटर में चलचित्र दिखाया लेकिन ए ने बी को सड़क के किनारे एक ढाबे में दोपहर का भोजन दिया। तो बताइए नीचे कोड का यूज करते हुए कि ए की लाइबिलिटी क्या होगी यहाँ पे।
ऑप्शन ए इज लाइबल बिकॉज देयर वाज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए की विधेयता बनती है क्योंकि ए और बी के बीच विधिक संबंध स्थापित होने का आशय था। ऑप्शन बी इज नॉट लाइबल बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए की दायता नहीं बनती है क्योंकि ए और बी के बीच कोई विधिक संबंध स्थापित होने का आशय नहीं है। ऑप्शन सी है बी वॉज मिस्टेकन, बी की भूल थी। ऑप्शन डी है ए वॉज मिस्टेकन, ए की भूल थी। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। ए लाइबल नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड असर्शन एंड रीजन एंड विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो पॉइंट और द करेक्ट आंसर। करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें चूज करना है। असर्शन है हमारा, एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। कानून की तरह लागू न किए जा सकने योग्य करार को शून्य कहा जाएगा। रीजन है लॉ हैज नो फोर्स, कानून में कोई शक्ति नहीं है। कोड देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए करेक्ट है बट आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ पर्सन मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट बिलीव्स the statement to be true and does not intend to mislead to the other party to the contract, it is known as। यदि कोई व्यक्ति यह मानते हुए कि यह वक्तव्य सही है, गलत वक्तव्य देता है और यह संविदा के अन्य पक्षकार को भ्रमित नहीं करना चाहता, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन मिस्टेक, बी फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, डी अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या कहा जाता है? इसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ डिफाइन है? ये सेक्शन 18 में डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है? ऑप्शन ए इनोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 62। ऑप्शन बी एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स सेक्शन 29 विधि कार्यवाही की निविदा। ऑप्शन सी है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस संविदा पालन की निविदा सेक्शन 38। ऑप्शन डी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन विरुद्ध विदेशी तथा प्रतिफल सेक्शन 23। इसमें से कौन सा पेयर हमारा मैच नहीं करता है? तो ऑप्शन बी जो है वो मैच नहीं करता है। ये इसका सेक्शन 28 होगा, ना कि 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2, दोनों में जो आइटम दे उसको मिलान करना है और हमें कोड के अकॉर्डिंग सही उत्तर चूज करना है। तो लिस्ट 1 में हमारा कुछ पॉइंट है और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड है कि उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा। तो फर्स्ट है कैपेसिटी, सेकंड डैमेज, थर्ड रेमेडी एंड फोर्थ पब्लिक पॉलिसी। लिस्ट 2 में ब्रिज, अनरूली हॉर्स, बेकाबू घोड़ा, थर्ड है कंपनसेशन एंड फोर्थ है अनसाउंड माइंड। दोनों को हमें मिलाना है कि किसमें कौन मैच करता है और कोड के अकॉर्डिंग हमें सही आंसर चूज करना है कि कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, व्हेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड। जब संविदा की विशेष सामग्री नष्ट कर दी जाती है तो संविदा निराश हो जाती। रीजन है फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट्स अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। संविदा का निराश होना उसके पक्षकारों को निराश कर देता है। कोड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ऑप्शन डी है इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इट मस्ट बी इन द। प्रस्ताव तथा उसकी सहमति को ऑप्शन ए सेम टाइम, एक ही समय में होना चाहिए, सेम प्लेस एक स्थान में होना चाहिए। ऑप्शन सी है सेम सेंस एक ही अर्थ में होना चाहिए, डी नन ऑफ द एबव। तो क्या होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को सेम सेंस में होना चाहिए और ये चीज हमारा सेक्शन 13 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू वेडिंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड। बाजी के करार के सांपार्श्विक संव्यवहार वैध हैं। रीजन है ओनली वेडिंग एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वाइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। केवल बाजी के करार भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत शून्य घोषित किए गए हैं। देखते हैं कोड के अकॉर्डिंग हमारा क्या सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी है इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी है ई एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड ऑप्शन डी है ई एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए आर दोनों ही सही है और आर जो है रीजन एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है किसका? असर्शन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट मेड बाय मिस्टेक इज, भूल से किया गया करार क्या होगा? ऑप्शन ए वाइड, बी वाइडेबल, सी इलीगल, डी इमोरल। ये क्या होगा? ये हमारा वाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये चीज हमारा सेक्शन 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, एक असंभव के साथ करार में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए शून्य। एक असंभव के साथ करार में क्या होगा? ऑप्शन ए वाइड, बी वाइडेबल, सी वैलिड, डी अनइनफोर्सेबल। क्या हो जाएगा? ये हमारा वाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये वाइड होगा। और ये सेक्शन कहाँ दिया गया? ये सेक्शन 56 में दिया गया है। इसमें हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिया गया, विफलीकरण का सिद्धांत। जो कार्य असंभव कार्य करने के लिए, जहां हम असंभव कार्य करने के लिए कोई करार करते हैं तो वह शून्य हो जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर ऑप्शन ए है, शून्य। और इसका सेक्शन 56 है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ माइनर्स एग्रीमेंट, एक नाबालिग के साथ करार में क्या होना है? ऑप्शन ए माइनर कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेडिंग हिज माइनॉरिटी, नाबालिग को अपनी नाबालिगी का अभिवचन करने से नहीं रोका जा सकता। ऑप्शन बी है कॉन्ट्रैक्ट विद वॉइस, संविदा शून्य है। थर्ड है माइनर इज स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेडिंग हिज माइनॉरिटी, नाबालिग को अपनी नाबालिग का अभिवचन करने से रोका जाता है। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी आर राइट। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। यहाँ ए और बी जो है वो दोनों ही सही है। इसमें एक केस है, यही मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस है। इसमें क्या कहा गया था कि अवैध के द्वारा जो करार किया जाता है वो प्रारंभ से ही शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू, भारतीय संविधान अधिनियम धारा 73 किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए फॉर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति के विक्रय के लिए। ऑप्शन बी फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के विक्रय के लिए। ऑप्शन सी ए बी दोनों। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है हमारा? यहाँ पे नन ऑफ द एबव। सेक्शन 73 इनमें से किसी पर भी लागू नहीं होता है। सेक्शन 73 जो है हमारा वो हमारा कंपनसेशन से रिलेटेड है। और ये इसका मार्जिनल नोट क्या है हमारा? कंपनसेशन लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब क्या कंपनसेशन दिया जाता है, ये उससे रिलेटेड सेक्शन है। तो यहाँ सही आंसर डी होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एग्री कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अंडर विच सेक्शन? 15 यानी बाजी का जो संविदा है वो किस धारा के अधीन शून्य है? ऑप्शन ए सेक्शन 28, बी सेक्शन 29, सी सेक्शन 30, डी सेक्शन 31। तो बाजी का जो संविदा है ये कहाँ शून्य है, किस सेक्शन में दिया गया है ये चीज? तो ये सेक्शन 30 में दिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेसिफाइड सम इन केस ऑफ ब्रेक, संविदा जब संविदा के उल्लंघन पर निर्धारित राशि की व्यवस्था करती है तो वह कितना करती है? ऑप्शन ए इट प्रिस्क्राइब द मिनिमम लायबिलिटी, न्यूनतम देयता निर्धारित करती है। ऑप्शन बी इट प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लायबिलिटी, यह अधिकतम देयता निर्धारित करती है। ऑप्शन सी इट प्रिस्क्राइब्स नीदर द मिनिमम नॉट द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, यह ना तो न्यूनतम और ना ही अधिकतम देयता निर्धारित करती है। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ नन ऑफ द एबव में से कुछ भी निर्धारित नहीं करती। और ये चीज सेक्शन 74 में दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक समाश्रित संविदा है क्या? ऑप्शन ए बिकम्स वाइड व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, शून्य हो जाती है जब घटना संभव हो जाता है। ऑप्शन बी है इज वाइडेबल, सी वाइड, डी नेवर बिकम्स वाइड, कभी शून्य नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ इज अ, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है क्या? ऑप्शन ए लीगल एग्रीमेंट, बी मोरल एग्रीमेंट, सी एक्सेप्टेंस, डी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन डी। और ये चीज हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन ये हमारा सेक्शन 2H में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज, प्रत्येक वचन एवं प्रत्येक वचनों के समुच्चय जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑफर, सी एक्सेप्टेंस, डी एग्रीमेंट। उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, ऑप्शन डी। और इसका डेफिनेशन हमारा सेक्शन 2G में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड एग्रीमेंट सिग्निफाई, शून्य करार दर्शाता है क्या? ऑप्शन ए लीगल एग्रीमेंट, अवैध करार। ऑप्शन बी लीगली अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट, वैध रूप से लागू न करने योग्य करार। ऑप्शन सी एग्रीमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के बिना करार। ऑप्शन डी एग्रीमेंट विदाउट सब्सटेंस, तत्व विहीन करार। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लीगली अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट, वैध रूप से लागू न करने योग्य करार। तो इसका और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है? ये चीज हमारा सेक्शन 2 के क्यू में दिया गया है।
क्वेश्चन है वर्ड एग्रीमेंट सिग्निफाइज, शून्य करार क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए इलीगल एग्रीमेंट, बी लीगली इनफोर्सेबल एग्रीमेंट, वैध रूप से लागू ना करने हुए करार, ऑप्शन सी एग्रीमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के बिना करार, ऑप्शन डी एग्रीमेंट विदाउट सब्सटेंस, तत्व विहीन करार। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लीगली अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्रीमेंट ऑब्टेन बाय कोर्सन इज, उत्पीड़न से करवाया गया करार है क्या? ऑप्शन ए वर्ड, बी वर्डेबल, सी वैलिड, डी इलीगल। ये क्या है हमारा? ये वर्डेबल है, ऑप्शन बी, सेक्शन 19 में दिया गया है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ स्टिपुलेशन बाय वे और पेनल्टी ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीव्ड पार्टी इज इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। जहां संविदा में संविदा भंग होने पर शास्ति के रूप में राशि का प्रावधान है, तो पीड़ित पक्षकार निम्नलिखित क्षतिपूर्ति का हकदार होता है। ऑप्शन ए स्टिपुलेटेड अमाउंट इफ एक्चुअल लॉस इज प्रूव्ड, यदि वास्तविक हानि सिद्ध हो जाती है तो तय की गई राशि। ऑप्शन बी है हमारा स्टिपुलेटेड अमाउंट इवन एक्चुअल लॉस इज नॉट प्रूव्ड, यदि वास्तविक हानि सिद्ध नहीं भी हुई हो तो भी तय की गई राशि। ऑप्शन सी है रिजनेबल अमाउंट बट नॉट मोर देन स्टिपुलेटेड अमाउंट, उचित राशि परंतु तय की गई राशि से अधिक नहीं हो। ऑप्शन डी है रिजनेबल अमाउंट इवन मोर देन स्टिपुलेटेड अमाउंट इट लॉस इज प्रूव्ड, उचित राशि परंतु यदि वास्तविक हानि सिद्ध हो जाती है तो तय की गई राशि से अधिक भी। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये चीज हमारा कहाँ दिया गया है? सेक्शन 74 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड, जब संविदा के पक्षकार की गई संविदा को नई संविदा द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत होते हैं, तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अल्टरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट, संविदा में परिवर्तन, ऑप्शन बी रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का विखंडन, ऑप्शन सी नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का नवीनीकरण, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ये क्या कहलाता है? ये हमारा नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ऑप्शन सी। और इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 62 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काउंटर ऑफर प्रति प्रस्ताव है क्या? ऑप्शन ए एन इन्विटेशन टू ऑफर, प्रस्ताव का आमंत्रण है, ऑप्शन बी एन एक्सेप्टेंस टू ऑफर, प्रस्ताव के लिए सहमति है, ऑप्शन सी ए रिजेक्शन ऑफ द ऑफर, प्रस्ताव की अस्वीकृति है, ऑप्शन डी ए कंडीशनल एक्सेप्टेंस, सशर्त स्वीकृति है। ये क्या है? तो ये रिजेक्शन ऑफ द ऑफर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। Next question है, two statements are given in this question. One is labeled assertion and other is labeled as reason. Examine the statement and select the correct combination of the code given below. Assertion है partial acceptance is not acceptance, आंशिक स्वीकृति स्वीकृति नहीं है। रीजन है acceptance must be absolute and unconditional, स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित होनी चाहिए। नीचे जो कोड है उससे हमें सही आंसर चूज करना है, तो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग, ऑप्शन सी है ए इज ऑप्शन सी है ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए एंड आर दोनों सही है यहाँ पे। और इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो सेक्शन 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट इज, कालातीत ऋण देने की प्रतिज्ञा है क्या? ऑप्शन ए नॉट इनफोर्सेबल, परिवर्तनीय नहीं है, ऑप्शन बी इनफोर्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटर, ऋणदाता की इच्छा अनुसार परिवर्तनीय है, ऑप्शन सी इनफोर्सेबल अंडर एक्सेप्शन, अपवाद के अंतर्गत परिवर्तनीय है, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इससे रिलेटेड सेक्शन जो है वो हमारा सेक्शन 25 का क्लास 3 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा, एन एक्सेप्टेंस गिवन बाय पोस्ट, डाक द्वारा दी गई स्वीकृति है क्या? ऑप्शन ए कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसी भी समय प्रतिसंग्रहित की जा सकती है, ऑप्शन बी कैन नॉट बी रिवोक्ड एट ऑल, कभी भी प्रतिसंग्रह नहीं की जा सकती है, ऑप्शन सी कैन बी रिवोक्ड इफ इट डज नॉट रीच टू द प्रपोजर, यदि वह प्रस्तावक के पास नहीं पहुंचती है तो इसका प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है, ऑप्शन डी कैन बी रिवोक्ड इवन इफ इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, चाहे यह प्रस्तावक की जानकारी में आ भी जाए इसका प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है। तो जो डाक द्वारा दी गई स्वीकृति है उसके साथ क्या होगा यहाँ पे? तो इसका सी जो है वो सही आंसर है। अगर प्रस्तावक के पास नहीं पहुंचती है तो इसका प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है। इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो सेक्शन 4 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में संविदा की विफलता के बारे में प्रावधान है? से ऑप्शन ए सेक्शन 73, बी 70, सी 2, डी 56। तो 56 में है, ऑप्शन डी सही है, इसमें हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन विच दे अकर इन अ कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे एक संविदा में घटित होता है।
पहला है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, प्रस्ताव का संसूचना। दूसरा इन्विटेशन ऑफ ऑफर, प्रस्ताव का आमंत्रण। थर्ड है फ्रॉड। फोर्थ है नुकसानी। तो किस रूप में ये कॉन्ट्रैक्ट के रूप में घटित होता है? उसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहले इन्विटेशन टू ऑफर होता है, देन कम्युनिकेशन होता है उस ऑफर का, फिर हमारा अगर फ्रॉड है तो डैमेजेस मिलता है नुकसानी के लिए, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेमचंद वर्सेस बर्टन 1888 इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिलेटिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट इट वाज डिसाइडेड दैट, संविदा से संबंधित जननीति के संदर्भ में हेमचंद बनाम बेरेन का जो 1888 का मामला है उसमें क्या निर्णय दिया गया? ऑप्शन ए है हेल्प गिवन और प्रोमिस टू अ डांसिंग गर्ल इज टेंटेड विद इमोरलिटी, किसी नृत्य बाला को की गई सहायता या सहायता करने का वादा अनैतिकता से दूषित होता है। बी है हेल्प गिवन और प्रोमिस टू अ डांसिंग गर्ल इज नॉट टेंटेड विद इमोरलिटी, किसी नृत्य बालक को की गई सहायता या सहायता करने का वादा अनैतिक से दूषित नहीं होता है। ऑप्शन सी है हेल्प गिवन और प्रॉमिस टू अ डांसिंग गर्ल डज नॉट कंस्टिट्यूट वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी नृत्य बालक को की गई सहायता या सहायता करने का वादा किसी संविदा के लिए विधि मान्य करार नहीं होता। ऑप्शन डी है हेल्प गिवन और प्रॉमिस टू अ डांसिंग गर्ल इज एन ऑफर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी नृत्य बालक को की गई सहायता या सहायता करने का वादा संविदा का प्रस्ताव है। इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इशू इन पैराडाइन वर्सेस जैन वाज, पैराडाइन वर्सेस जैन के मामले में क्या मुद्दा था? ऑप्शन मिस्टेक, बी फ्रॉड, सी फ्रस्ट्रेशन, डी अंडर इन्फ्लुएंस। तो क्या था? फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड ये केस था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइडेबल, बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य करणीय है। ऑप्शन बी एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है। ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, बिना प्रतिफल के की गई संविदा विधि मान्य है। ऑप्शन डी है कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, बिना प्रतिफल के की गई संविदा शून्य है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, बिना कंसिडरेशन का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट वाइज MCQs अपलोड हैं उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।